Hi, Namaskar. Thank you, Avigin Corporate Solution team, for invite me for the today's session. Today we talk about CKYC compliances. Central Know Your Customer Registry CKYCR. CKYCR is a government portal where the customer KYC was generated. Like your Aadhaar is the unique card, so the customer is also the government and RBI with consultant of Ministry of Finance want a unique customer ID code for the customer who have the basic detail about the customer KYCs. That's why the CKYCs is involved. The regulated regulations, or we can say the nodal authority of CKYC is SARSAI. So many people was got confused. This SARSAI, where the charge is creation, CKYC same or different. The authority is same, SARSAI, but SARSAI had two arms. One is the creation of security charge against the movable and immovable property, that is we can say SI charge, security interest, and the CKYC arm which take care of the customer KYC records. Let's start. What is CKYC? So central KYC is India unique repository managed by SARSAI. Okay, managed by SARSAI. Let me sorry. Ah, Managed by SARSAI. It has 14 digit KYC identifier, that is called KIN number. Okay. और ये ऐसा नहीं कि मैं आज बैंक ए से लोन लिया तो अलग होगा, बैंक बी से लिया, नहीं। ये वन टाइम केवाईसी वेरिफिकेशन होता है। ऑल द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रियल टाइम अपडेट होता है। रिड्यूस द रिलेवेंट डॉक्यूमेंट, तो ऐसा आपको जरूरी नहीं क्या ये अगर केवाईसी नंबर आपने बताया तो आपको हर बैंक में बार बार जाके आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, पासपोर्ट और फिर पैन कार्ड, फिर आप दो फोटो लाइए, ये लाइए, वो लाइए, ये सब देने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली आप अपना 14 डिजिट का जो है अपना केवाईसी नंबर आप सामने वाले बैंक को, एनबीएफसी को, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को आप बता दीजिए। वो जो है सरसाई के पोर्टल से आपकी केवाईसी डाउनलोड कर लेंगे। आपको एज ए इंडिविजुअल आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। और हाँ, अगर आज आपको अपना CKYC नंबर नहीं पता है तो आप CKYC के पोर्टल पे जाइए, वहाँ मिस कॉल की फैसिलिटी है, वहाँ से डाउनलोड करने की फैसिलिटी है। डिजी लॉकर में आप रजिस्टर करके वहाँ से अपना डाउनलोड CKYC नंबर कर सकते हैं। या जहाँ पे आज आपका अकाउंट है, चाहे वो सेविंग अकाउंट हो, चाहे वो होम लोन हो, क्रेडिट कार्ड हो, या किसी और तरीके का फाइनेंशियल सर्विसेज से आप जुड़े हैं, उस बैंक से जाके आप अपना 14 डिजिट का CKYC नंबर आप मांग सकते हैं। ओके। बहुत सारे कह रही कि क्या ये CKYC, ये तो मैं तो बहुत छोटी कंपनी हूँ, मैं तो बेस लेयर हूँ, तो मुझे तो अप्लीकेबल नहीं है। ऐसा कुछ नहीं। CKYC जो है वो बेस लेयर NBFC, मिडिल लेयर, अपर लेयर, चलो आज तो टॉप लेवल कोई है ही नहीं, बट सबको अप्लीकेबल है। और मैं तो खाली आपको एनबीएफसी की बात कर रहा हूँ। ये आप चाहे, और एनबीएफसी में चाहे जो भी कैटेगरी का एनबीएफसी हो, चाहे हाउसिंग हो, एमएफआई हो, सीआईसी हो, P2P हो, या कोई भी, इवन बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, क्रेडिट कार्ड है, ये आपने खाली लिया, आपने ओडी फैसे लिया, बजाज से आपने कोई सीडी प्रोडक्ट लिया, जैसे आपने टीवी, लैपटॉप आपने बाई किया वहाँ पे और उसको आपने ईएमआई पे कन्वर्ट कराया, किसी भी तरीके का अगर आपने फाइनेंशियल इस मार्केट में या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में आपने कोई भी ट्रांजैक्शन किया, तो ये CKYC आपको नहीं कुछ करना है, ये उस कंपनी को कंप्लाई करने की जो, लेकिन डेटा क्योंकि आपका है, आपको भी देखना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके CKYC नंबर, आपका नंबर लिया बट फ़ोन नंबर किसी और का लगा दिया, फोटो कहीं है, क्योंकि ये भी बहुत एक्टिविटी देखी गई है बहुत सारे NBFC के द्वारा। इसमें कब CKYC जनरेट क्या होता है, तो कस्टमर ऑनबोर्डिंग के टाइम पे आपको होता है। जैसे अगर मैं NBFC हूँ तो उनको क्या कहता है, कस्टमर ऑनबोर्डिंग के टाइम पे उनसे KYC डॉक्यूमेंट लेना, फिर उसको अपलोड करना। अगर ऑलरेडी कोई बैंक ने आपका CKYC जनरेट किया है और अगर रिकॉर्ड डुप्लीकेट है तो उसको डुप्लीकेट को हटाना, फिर उसके बाद 14 डिजिट का किन नंबर आ जाता है और वो
एज ए एनबीएफसी, एज ए हाउसिंग, आपकी जिम्मेदारी है कि वो 14 डिजिट का नंबर आप कस्टमर को इंटीमेट करिए, आइदर ईमेल के थ्रू या व्हाट्सएप चैट के थ्रू या फिर टेक्स्ट मैसेज के थ्रू। अब ये है कि CKYC ये क्या, क्योंकि हम कंप्लायंस की बात करते हैं और अविन कॉर्पोरेट सोल्यूशन इस सारी चीज़ों में आपकी मदद कर सकता है। अगर आप एनबीएफसी हो, हाउसिंग हो, अगर आपको कोई किसी तरीके का है तो आप प्लीज़ अविन कॉर्पोरेट सोल्यूशन टीम के साथ संपर्क रखिए। आप नया अकाउंट या नया कस्टमर ऑनबोर्ड करते हैं तो ऑनबोर्डिंग से रूल क्या बोलता है, विद इन 10 डेज ऑफ अकाउंट ओपनिंग आपको CKYC का कंप्लायंस करना ही करना है। और अगर कोई अपडेट होता है या कस्टमर आके कोई रिपोर्ट अपडेट करता है कि मुझे मेरा मोबाइल नंबर चेंज करना है, मुझे अपना कम्युनिकेशन एड्रेस चेंज करना है या कुछ और उसको अगर चेंज करना है, तो जब वो आके आपको लेटर देता है ऑफिशियली, अब आज के टाइम पे या वो लेटर भेजे या ईमेल से दे या फोन पे बताए, अगर वो इस तरह से कुछ कहता है तो 7 दिन के अंदर आपको अपडेट करना है। लेगेसी डेटा, गवर्नमेंट का रूल आया है कि अगर आपने जो भी कोई पुराना डेटा है आप उसको इमीडिएट बेसिस पे आप उसको अपडेट करिए। इसमें भी बहुत पेनाल्टी, बहुत नॉन कंप्लायंस देखा गया है। अब ये है, इसमें अपडेट का दो चीज़ें हैं। एक होता है स्क्रीन बेस्ड, कि मतलब आप लॉगिन करिए पोर्टल पे, हर एक डिटेल आप फिल करिए, आइदर थ्रू कोई बल्क अपलोड या इंडिविजुअल अपलोड, या फिर आप एपीआई के थ्रू जेसन कॉल XML में आप भी सिस्टम के थ्रू अपलोड करिए। OTP बेस्ड कंसेंट, बहुत सारे एनबीएफसीज या HFCs या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वो इश्यूज हो रहे, किसी का भी KYC डाउनलोड कर लेते थे, कुछ भी करते थे, तो आरबीआई ने इसको थोड़ा सा बोल सकते ट्रांसपेरेंसी किया है कि अगर आप किसी भी कस्टमर का एज ए एनबीएफसी हो, अगर आप या एज ए हाउसिंग फाइनेंस कंपनी हो, आप उनको KYC डाउनलोड करना है तो आपको उनका OTP कंसेंट लेना पड़ेगा। लेकिन यहीं पे ट्विस्ट, अगर आप बल्क अपलोड करते हो तो बल्क अपलोड में ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक एक इंडिविजुअल, एक एक कस्टमर का आप वहाँ पे जा कर के डाउनलोड कर रहे हैं KYC, तो आपको कंसेंट की ज़रूरत है। लेकिन अगर आप बल्क में अपलोड कर रहे हैं तो बल्क में OTP की ज़रूरत नहीं है। अब बहुत कंफ्यूजन है लोगों का कि अरे मैंने तो अपडेट कर दिया फिर भी मुझे आरबीआई से क्वेश्चन आ रहा है, या मेरा तो CKYC हो ही नहीं रहा है, मैंने बहुत पहले रजिस्ट्रेशन कर दिया। तो आप प्लीज़ समझिए, मैं ऐसे एनबीएफसी को जो थोड़ी छोटी एनबीएफसी है, मीडियम साइज की एनबीएफसी है या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, क्योंकि ये पोर्टल बहुत सेंसिटिव डेटा कस्टमर का होता है, इसके लिए सरसाई ने आपको 2 पोर्टल दिया है। सबसे पहले पोर्टल दिया है टेस्टबेड इन्वायरमेंट का, testbed.ckycindia.in, और एक दूसरा पोर्टल है, इसके लिए इस पे हम बाद में बात करेंगे, CKYC इंडिया का, ठीक है, ओके, CKYCindia.in का। पहले हम बात करते हैं टेस्टबेड का, ठीक है, व्हाट इज द टेस्टबेड, क्योंकि ये बहुत क्रिटिकल सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है कस्टमर की, तो आप कहीं कुछ गलती ना कर दें, आप इस पोर्टल से फैमिलियर हो जाएं। इसके लिए आपको एक UAT इन्वायरमेंट दिया है सरसाई ने कि इस पोर्टल पे लॉगिन करिए, इस पर समझिए कैसे अपलोड होता है, कैसे चेंज होता है, सब कुछ डमी होगा, कोई रियल नहीं होगा, सब कुछ डमी होगा। उसके बाद आप सब कुछ करना है, जैसे रजिस्ट्रेशन करना है, फिर DSC अपडेट करनी है, फिर बिलिंग मैनेजमेंट करना है, यूजर सेटअप करना है, और टेस्ट बेड की चेकलिस्ट कंप्लीट, ये सारा चीज़ आप अब अगर कंप्लीट करेंगे टेस्ट बेड पे, उसके बाद आपको फाइनल पोर्टल का रजिस्ट्रेशन मिलेगा। ये जब मिलेगा तो ये आपका सेम एक्टिविटी यहाँ पे भी होगी, लेकिन ये रियल में होगा, लाइव में होगा कस्टमर का। अगर कहीं कुछ गलत आपने किसी कस्टमर का आपने कुछ गलत अपडेट कर दिया या कहीं किसी कस्टमर का आपने गलत अपडेट किया तो ये बहुत इश्यूज हो सकता है। इसके लिए आरबीआई ने जो ये कहा है कि आपको पहले टेस्टबेड इन्वायरमेंट में करना है, आपको उसे समझ जाना है, समझने के बाद आपको लाइव इन्वायरमेंट यूज करने के लिए दिया जाएगा। अगर आपको यहाँ पे नहीं कोई क्वेश्चन समझ में आता है कि आपको अरे टेस्ट बेड में कैसे करना है या टेस्ट बेड में हमें कैसे करना है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं अविन कॉर्पोरेट सोल्यूशन टीम से। वो CKYC कंप्लायंसेस आपको पूरा A to Z जो है आपको करके बता देंगे, राइट।
अभी जैसे मानो कि हाउ टू कंप्लीट टेस्ट, ये सबसे बड़ा टेस्ट बेस्ड कंप्लीट कैसे कंप्लीट करना है, इसमें बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, कई सारे स्टेप्स होते हैं। यहाँ पे हमने आपको 8 स्टेप में समझाने की कोशिश किया है, लेकिन इससे ज़्यादा भी स्टेप्स होते हैं कि आप जब आप सब एक हर एक स्टेप हर एक आप चेकलिस्ट कंप्लीट नहीं करते हैं, तब तक आपको उसका सॉरी तब तक आपको उसका कंफर्मेशन नहीं आता है। CKYC इंडिया से इसका एक कंफर्मेशन आता है कि आपका टेस्टिंग। इसके लिए सबसे पहले क्या कि बिलिंग मैनेजमेंट, आपको बिल कैसे रेज करना है, आपको GST कैसे मैप करना है, टैक्स इनवाइस कैसे रजिस्टर बनानी है, ये आपको सबसे पहले करना होगा। फिर यूजर और ब्रांच सेटअप करना होगा। अगर आपकी कोई ब्रांच नहीं है, कोई बात नहीं, आप हेड ऑफिस को, कॉर्पोरेट ऑफिस को ही आप ब्रांच बना करके, क्योंकि इसमें ब्रांचेस का बहुत बहुत ज़्यादा फोकस है, ठीक है। कि तो आपको यूजर कैसे सिंगल रिकॉर्ड अपडेट, फिर आपको रिकॉर्ड अपलोड करना है, फिर उसको सर्च एंड डाउनलोड करना है, फिर आपको रिकॉर्ड को अपडेट करना है, फिर बल्क अपलोड करना है, फिर प्रोबेबल मैच करना होता है, और लास्ट में आपको चेकलिस्ट सबमिट करनी है। तो ये आप 8 की 8 प्रोसेस जब आप कंप्लीट करेंगे प्रॉपर तरीके से, ऐसा नहीं कि बस मैंने कट कर दिया और कुछ हो गया, नहीं। आपको अगर मैं कहूँ कि कम से कम 5 रिकॉर्ड आपको अपलोड करने पड़ेंगे, आपको कम से कम 10 रिकॉर्ड को सर्च एंड डाउनलोड करना पड़ेगा, आपको एटलीस्ट 5 रिकॉर्ड जो है वो आपको अपडेट करने पड़ेंगे, बल्क रिकॉर्ड आपको 1 करना पड़ेगा, प्रोबेबल मैच आपको 2 करना पड़ेगा, इसके बाद ही आपको जाके सबमिट करना पड़ेगा। ये सबमिट करेंगे तो 24 से 48 आवर के बीच में आपको ईमेल आ जाएगा, जो आपका के कंपनी का नोडल ऑफिसर होगा। CKYC कैसे काम करता है, एक हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन होता है, एक नोडल ऑफिसर होता है, 2 एडमिन होते हैं। जो आपका नोडल ऑफिसर होगा उसको ईमेल आ जाएगा कि टेस्ट बेड आपका सक्सेसफुल हुआ या आपका फेल हुआ तो क्या रीजन है वो आपको वो ईमेल में बता देंगे। अगर वहां पे नहीं बताए हैं तो आप उनको कॉल करके पूछ सकते हैं, ठीक है। अब सबसे बड़ा, अगर मैं सब कुछ हो गया, कंप्लायंस है कि 10 डेज में लिखा है रूल ना, कि विद इन 10 डेज, ये आपका रूल है। एवरी रिपोर्टिंग एंट्री सेल विद इन द 10 डेज फ्रॉम कमेंसमेंट ऑफ अकाउंट बेस्ड रिलेशनशिप। तो क्वेश्चन, क्या अकाउंट बेस्ड रिलेशनशिप कब स्टार्ट हो रहा है मेरा, मतलब कस्टमर का मैंने क्यों लॉग इन किया, तो भाई मैं कस्टमर का लॉगिन रिलेशन तो स्टार्ट हो गया ना मेरा कस्टमर के साथ, मैंने उनका KYC लिया, मैंने मिनिमम लॉगिन फीस भी ले ली। बहुत लोगों का कहना है कि नहीं, मैं तो कमिटमेंट ही नहीं, क्यों, क्योंकि कस्टमर ने 2500 रुपया तो आपका लॉगिन मिनिमम लॉगिन फीस, चाहे वो 500 हुआ, चाहे वो 999 हुआ या 2500 हुआ, जो भी है लॉगिन फीस तो आपने ले लिया ना, रिलेशनशिप तो स्टार्ट हो गया। तो क्या 10 दिन मैं यहाँ से काउंट करूँ, या जब आप वो कस्टमर को सैंक्शन कर देते हो कि भाई ठीक है आपको 5 लाख 4 लाख 50,000 का लोन मैंने सैंक्शन कर लिया, तो क्या वो रिलेशनशिप स्टार्ट हो रहा है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि बाद में सैंक्शन कैंसिल भी होता है, क्योंकि सैंक्शन वैलिड फॉर 30 डेज 60 डेज और 90 डेज डिपेंड ऑन द कंपनी। तो क्या लॉगिन डेट है जहां आप कस्टमर से पैसे ले लेते हो और आप उसकी एक्टिविटी करते हो, क्या सैंक्शन डेट है, या क्या फिर एक्चुअल डिसबर्समेंट दीजिए, आप एक्चुअली में पैसे उसके अकाउंट में डालते हो भाई, या आप बहुत मैंने उसको चेक काट के दिया, तो कभी कोई चेक में बाउंस भी हो जाता है या कैंसिल भी करवा देता हूँ, या मैं चेक स्टॉप भी करा, क्या वो फाइनल जब उसके अकाउंट में क्रेडिट होता है वो डेट है, आप वो समझिए। क्योंकि यहाँ पे भी पेनाल्टी लगती है RBI का, अगर आपके पास कोई रिटर्न की पॉलिसीज नहीं है या रिटर्न का मैनेजमेंट अप्रूव, मैं तो कहूँ बोर्ड अप्रूव, आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है कि 10 दिन स्टार्ट कब से होता है, लॉगिन डेट से स्टार्ट होता है, सैंक्शन डेट से स्टार्ट होता है, डिसबर्समेंट डेट से स्टार्ट होता है, या फंड रिसीव डेट से स्टार्ट होता है, ये आपका है, ये हर एक कंपनी के लिए अलग अलग है। आप इसमें से कोई भी डेट गलत नहीं है, लेकिन ये बोर्ड अप्रूव नोट होना चाहिए कि आपको कौन सी डेट से करना है, उसका क्या जस्टिफिकेशन है आपके NBFC को, आपके हाउसिंग को, या आप अगर कोई बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, म्यूचुअल फंड चला रहे हैं तो उसके लिए क्या, क्योंकि म्यूचुअल फंड के लिए भी CKYC मैंडेटरी है, ऐसा नहीं खाली लेंडिंग में है, म्यूचुअल फंड अगर आप खरीद रहे हो, FD कर रहे हो, सबके लिए मैंडेटरी है CKYC। तो यहाँ पे छोटा सा एनालिसिस किया है कि अगर आप लॉगिन डेट को, अगर आप
लॉगिन डेट को आप डेट आप सपोज लॉगिन आपने 1 तारीख को किया, तो और अगर 10 तारीख को आप उसको अपडेट कर रहे हो CKYC 10 दिन करना है, तो नॉर्मली जैसे कि ओके दैट इज वेरी गुड। अविन कॉर्पोरेट सोल्यूशन या कोई मेरा इसमें कोई ये नहीं माना क्या सही है क्या गलत है, लेकिन अगर आप सैंक्शन डेट को अपना पहला डे 1 मानते हो तो रिस्क इज ओके, ठीक है, दैट इज बहुत ही ठीक है। डिसबर्समेंट डेट इज मीडियम रिस्क कि अरे यार अब तो करना ही चाहिए क्योंकि पैसे भी देने का आपने वादा कर दिया, या चेक हैंडओवर या फिर फंड ट्रांसफर जिम हाई रे, तो आप अपने हिसाब से अपने कंपनी के रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से आप चूज कर सकते हैं। बट अगेन बहुत लोग क्या करते हैं, आई एम सॉरी, ऑपरेशन हेड या क्रेडिट हेड या उनका CRO बोलता है अरे कुछ नहीं मैं अपने पुराने कंपनी यहाँ पे, ऐसा नहीं। आप जो बोलते हो उसका बैकअप SOP आपके पास होनी चाहिए, पॉलिसीज होनी चाहिए। अगर SOP है, SOP शुड बी अप्रूव बाय MD CEO और एनी वन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। अगर पॉलिसीज है वेल एंड गुड, आप कोई भी डेट चूज करिए। मैं इसमें ये नहीं कहता कि आप आपकी अपनी प्रोफाइल के हिसाब से अपने रिस्क के हिसाब से इन चारों डेट में से कोई भी डेट चूज करिए, लेकिन दिस शुड बी अप्रूव थ्रू एनी अथॉरिटी। इन केस आप SOP एज आई मेंशन MD or CEO और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इन टर्म ऑफ द पॉलिसी मस्ट बी अप्रूव बाय द, बट कोई हवा में नहीं होना चाहिए कि मैंने तो सैंक्शन डेट पे निकालता हूँ, मैं तो डिसबर्समेंट पे निकालता हूँ। क्योंकि आपको भी पता है आजकल की NBFC HFC क्या करती है, डिसबर्समेंट में 2 तरह का होता है, एक खाली बुकिंग होता है और एक एक्चुअल फंड ट्रांसफर होता है। आप समझ रहे हैं? तो डिसबर्समेंट खाली बुक कर लिया अपने सिस्टम में, चेक हैंडओवर होगा बाद में, तो वो भी चीजें बहुत सारी आपको देखनी है, ठीक है। तो आज के लिए फॉर CKYC अगर आपको इसमें कुछ और जानना है, CKYC का चेकलिस्ट कंप्लीट करवाना है या डेटा कंप्लीट करवाना है, आप प्लीज़ आप अविन कॉर्पोरेट सोल्यूशन की इस ईमेल ID पे आप रिसीव करिए। बहुत ही रिजनेबल कॉस्ट में हम आपका CKYC का कंप्लायंस हम आपका करके देते हैं एंड बहुत ही टाइमली मैनर के हिसाब से। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।